हेलो मित्रों, आपका अपना प्रिय साथी बोधिसत्व क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं के कुमार सर आपको हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न फिर से लेकर के आया हूं, जो आपकी परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आप लोग इस सेशन में पेन और कॉपी ज़रूर ले लीजिएगा, जिससे कि मैं आपको इसमें से चारों ऑप्शन की व्याख्या भी करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मोर कैसा शब्द है? ए में है तत्सम है, बी में है तद्भव है, सी में है देशज है और डी में है विदेशज है। ओके, आप लोग को अगर क्वेश्चन का आंसर अगर पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें है मोर तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव है। ठीक है। तत्सम और तद्भव होते क्या हैं फ्रेंड्स? इसमें एक चीज़ याद रखिए, जो शुद्ध शब्द होते हैं यानी जो संस्कृत से आयु शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और जो विखंडित शब्द होते हैं वो तद्भव होते हैं। ओके, चलिए हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। शब्द के कई तरह से आपको प्रकार बताने होते हैं, जिसमें से एक है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो पहला ऑप्शन है 4, बी में है 3, सी में है 6 और डी में है 2। तो आप लोग इसका आंसर आप बताएंगे, आपको पता भी होगा कमेंट बॉक्स में। तो इसमें राइट हो जाएगा 4। क्या राइट हो जाएगा? 4। ठीक है, ठीक है। मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं वो 4 भेद कौन कौन से हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 1 में था ना कि तत्सम तद्भव देशज विदेशज, यही उत्पत्ति के आधार पर इसके 4 भेद हैं, यही हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। भारत की प्राचीन लिपि कौन सी है? बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। ए में है ब्राह्मी लिपि, बी में है देवनागरी लिपि, सी में है संस्कृत और डी में है रोमन। तो इसमें से आप लोग इसका आंसर देंगे। ये है सबसे प्राचीन लिपि, इसमें है ब्राह्मी। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? वेरी गुड, बहुत अच्छा। इन 4 में से आपको क्लियर करना है कि किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग जो किसी शब्द के प्रथम पहले यानी जोड़ करके लगते हैं, उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वो उपसर्ग कहलाते हैं। और जिस शब्द के बाद में जो शब्द जोड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। तो आप लोग इसमें देखेंगे उपकार, पहला है उपकार, बी में है पढ़ाई और सी में है अपनापन, डी में है लाभदायक। तो इसमें आप लोग देखेंगे, इसमें उपकार सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपधनकार। क्या हो जाएगा? उपधनकार। अच्छा, इसमें उपधनकार हो गया तो आप लोग एक चीज़ याद रखिए, उप इसका उपसर्ग हो गया। उप क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। ओके, पढ़ाई में आप लोग करिए, पढ़ाई में कोई उपसर्ग इसका नहीं निकल रहा, पढ़ाई में आई प्रत्यय निकल रहा है। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? ये जो शब्द दिए हैं, कौन से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ए में है बुढ़ापा, बी में है अपनापन, सी में है सजावट और डी में है कठोरता। याद रखिएगा फ्रेंड, इसमें से संज्ञा से प्रश्न बहुत परीक्षाओं में आते हैं। ठीक है, तो इसी में से आपका ये बुढ़ापा सही हो जाएगा, राइट हो जाएगा बुढ़ापा। क्यों सही है? क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से भाव, बुढ़ापा में भाव प्रकट हो रहा है। किससे? बूढ़ेपन का भाव प्रकट हो रहा है, इसलिए बुढ़ापा सही है। क्लियर हो गया? चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। निम्नलिखित में से विराम चिन्ह नहीं है। अच्छा, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कौन से इसमें से विराम चिन्ह है, कौन से नहीं है? 3 इसमें होंगे, एक नहीं होगा। पहला है अल्प विराम, दूसरा है अवतरण, तीसरा है निर्देशक चिन्ह और चौथा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम, ठीक है, आप लोग जानते हैं पूर्ण विराम, सब लोग जानते होंगे। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा, इसमें अल्प विराम, क्लियर, अल्प विराम का चिन्ह कैसे बनता है? अल्प विराम ऐसे बनता है, कॉमा जिसे बोलते हैं वो अल्प विराम होता है। निर्देशक चिन्ह डैश जिसे बोलते हैं, निर्देशक चिन्ह हो गया। पूर्ण विराम आप लोग सब जानते हैं, सीधे लग गया, वो पूर्ण विराम होता है। तो इसमें से कौन सा नहीं है? इसमें से अवतरण नहीं है। ओके, आप लोग विराम चिन्हों को याद रखिएगा। अल्प विराम कामा को कहते हैं, निर्देशक चिन्ह डैश को कहते हैं, पूर्ण विराम इसको कहते हैं। अगर हम अंग्रेजी में पूर्ण विराम कहें तो एक बिंदी रख दी जाती है। ओके, एक होता है अल्प विराम हो गया, निर्देशक चिन्ह हो गया,
और अर्धविराम एक होता है, अर्धविराम में एक बिंदी और नीचे कामा लगता है, ये अर्धविराम होता है। क्लियर हो गया फ्रेंड्स? आपको अगर ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसके नीचे सब्सक्राइब बटन दिया है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने यार दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जितने भी वीडियो आएंगे उसमें आपके वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। वाक्य के घटक होते हैं, वाक्य के कितने घटक होते हैं ये आप लोग इसमें से याद रखिएगा। ओके, आप लोग देखिए, पहला है उद्देश्य और विधेय। पहला क्या है? उद्देश्य और विधेय। और दूसरा क्या है? कर्ता और क्रिया। सी में है कर्म और क्रिया और डी में है कर्म और विशेषण। तो इसका क्या सही हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। किस शब्द में आवा प्रत्यय है? मैंने आपको इसके पहले अभी बताया है, किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है, नहीं है यानी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है उसमें, ये आपको उसमें याद रखना है। मैंने आपको प्रत्यय के बारे में थोड़ा सा बताया है। अभी इसके बाद प्रश्नोत्तरी अभ्यास के बाद मैं आपको प्रत्यय का एक अलग से सेशन लेकर के आऊँगा और उपसर्ग का भी लेकर के आऊँगा, अलग अलग डिफाइन करूँगा। इसलिए आप लोग थोड़ा सा ही समझिए कि प्रत्यय होता क्या है जो किसी शब्द के बाद में आया है। जैसे दिखावा, दिख धन आवा। ओके, इसमें है, ए में है और बी में है भुलावा, भूल धन आवा। ठीक है, और सी में है लावा, इसमें है ही नहीं, और डी में है चढ़ावा, चढ़ धन आवा। तो यानी कौन किस में प्रत्यय नहीं है? सी में नहीं है। किस में नहीं है? सी में नहीं है। क्लियर हो गया? चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये हमें इसमें याद रखना है। तो पहला है द्रविड़, दूसरा है चीनी तिब्बती, तीसरा है भारोपीय और चौथा है संस्कृत। तो इसमें से सी राइट हो जाएगा इसका आंसर। भारोपीय परिवार की भाषा है, याद रखिएगा मित्रों, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी हमें इसमें चयन करना है। ए में है कृपा और बी में है कृपा, सी में है कृपा और डी में भी है कृपा। कृपा, याद रखिएगा कि इन चार में से कौन सा यानी सही है, कौन सा सही है, याद रखिएगा। इसमें से सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? सी। आप लोगों को जो भी इसमें से आंसर आ रहे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। चलिए, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? ओके, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है ये आपको याद रखना है। सागर, जादूगर, नगर और गागर, इसमें से किस में प्रत्यय लगा है? अब प्रत्यय लगा है यानी प्रत्यय बाद में, उस शब्द के बाद में जुड़ता है, वो प्रत्यय हो जाएगा। तो चलिए, इसका हम लोग, आप लोग बताइए कौन सा इसका सही हो जाएगा। तो इसमें राइट हो जाएगा बी नंबर, इसका राइट हो जाएगा जादूगर। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन 12। इसमें का वर्ण किसके योग से बना है? बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक वर्णमाला में हम आपको एक सेशन लेकर के आऊँगा जिसमें से आपके पूरे वर्णमाला आपकी कभी भी परीक्षा से एक भी मिस नहीं होगा। आप लोग इसमें से देखिए, इसमें है, ए में है जा धन आ, बी में है का धन और खटकोणा वाला शा, और सी में है का धन रा और डी में है का धन आ। अब आपको बताना है का किन दो वर्णों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो इसमें से का में एक तो जब आप बोलेंगे का तो का धन आ निकलता है, तो ये तीन तो आपकी गलत हो गए। डी नंबर इसमें से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताएंगे, आप लोगों को आता भी है। ए में है 15, बी में है 20, सी में है 24 और डी में है 25। ठीक है, तो आप लोग को याद है कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। कितने? 25 होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य इसमें से पहला है, चोर को देखकर सिपाही पकड़ने दौड़ा। बी में है, सेठ जानता है कि नौकरी ईमानदार है, यानी इसमें मिस हो गया, नौकर ईमानदार है। क्या होगा? इसमें से नौकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें से नौकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, नौकरी की जगह में इसमें नौकर हो जाएगा। सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है। और इसमें सी में है, नेताजी भाषण देकर चले गए। डी में है, बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था। डी में क्या है? बिजली नहीं थी इसलिए अंधेरा था।
चलिए अब आप लोगों को इसमें मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य वो होता है जो दो वाक्यों के बीच में उसको जोड़ने का काम करता है। जैसे सेठ जानता है कि नौकर ईमानदार है, यही राइट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी इसमें से मिश्र वाक्य नहीं है। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। तो वाक्य कौन सा है? वह कौन सा व्यक्ति है जिसने जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो। इसमें से संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा इसमें से सही हो जाएगा? इसमें से देखिए, इसमें से इसका बी नंबर सही हो जाएगा, मिश्र वाक्य। एक चीज़ आप याद रखिएगा, इसमें से मैंने आपको बताया था जो दो वाक्य हैं, वह कौन सा व्यक्ति है। एक वाक्य ये हो गया, जवाहरलाल नेहरू का नाम ना सुना हो, इसको जोड़ने का काम जिसने की, ठीक है। ऐसे शब्द करते हैं वो मिश्र वाक्य होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, मिश्र होते हैं। वो क्या करते हैं, मतलब वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इसलिए वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। ओके, चलिए इसमें है इनमें से कौन सा विराम चिन्ह ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। बहुत समझिएगा, इस प्रश्न को परीक्षाओं में काफ़ी बार आया, इसलिए मैंने इसको पॉइंट आउट किया है। इसमें से देखिएगा हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, हिंदी में अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, आप लोग इसको याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? देखिए ए में है कॉमा, बी में है क्वेश्चन मार्क और सी में है अर्धविराम, सी में है अर्धविराम और इसमें है डी में है पूर्ण विराम। तो याद रखिएगा अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में पॉइंट लगता है पूर्ण विराम की जगह। अंग्रेजी भाषा में क्या नहीं लगता? पॉइंट लगता है। अंग्रेजी भाषा में पूर्ण विराम की जगह में ये डंडा नहीं लगाते, पॉइंट लगाते हैं। और अगर अंग्रेजी भाषा में कॉमा इसी तरह लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क भी इसी तरह लगाते हैं, इसी तरह अर्धविराम भी लगाते हैं। ओके, तो डी में डी वाला इसका सही हो जाएगा, क्योंकि ये अंग्रेजी भाषा से नहीं लिया गया। अंग्रेजी भाषा में ऐसे डंडा नहीं लगाते, केवल बिंदी रखते हैं। ओके, समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है। निर्वाह में बहुत अच्छा प्रश्न है। निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है छोटी नी, नीरी, निर, निह। कौन सा इसका सही होगा आप लोग बताएंगे। चलिए इसमें से ये निर सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? निर। वेरी गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसमें है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वेरी गुड, प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किस शब्द में? अभी तक तो उपसर्ग का प्रयोग आ रहा था, अब प्रत्यय का आ गया। ओके, चलिए विकल, धनिक, पुलक, अलक। तो किसमें हुआ है? यानी धन, धन, इक। किसमें? इसमें बी वाला इसका राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि धन और धन इक, तो इसमें धनिक हो गया, यानी इक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? इक। वेरी गुड। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। यथार्थ में कौन सी संधि है? बहुत बार एग्जाम में आया है। यथार्थ में आप लोगों को पता होगा, संधि आप लोग बहुत जानते होंगे। पहला है दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, गुण संधि। तो इसका आप लोग बताएंगे कौन सा सही हो जाएगा। यथार्थ, इसमें है ए नंबर सही हो जाएगा। यथा धन अर्थ, यथा धन अर्थ, आ धन आ बराबर दीर्घ संधि हो गया। आ धन आ बराबर दीर्घ संधि हो गया, नोट करते रहिएगा। आ धन आ बराबर दीर्घ संधि। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। इसका है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए इसमें तत्सम का चयन करना है। तो ए में है खेत, बी में है अजीब और सी में है उद्यम, सी में है उद्यम, सी में है उद्यम, ठीक है। सी में है उद्यम और डी में है काट। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? इसका सी ही सही हो जाएगा, क्योंकि खेत का क्षेत्र होता है, ठीक है, और उद्यम ही एक इसका तत्सम है, ठीक है। बाकी सब तद्भव हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? आप लोग इसमें से 3, 5, 6 और 7 आप लोग याद रखिएगा। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी वाक्य में अकर्मक क्रिया है, ठीक है। तो रामपत्र लिखता है, मैं बालक को जगाता हूँ, गेहूँ पिस रहा है। ओके, गेहूँ पिस रहा है। और इसमें है मदन गोपाल को हंस रहा है, नहीं हंसा रहा है। इसमें होगा हंसा रहा है। क्या होगा? हंसा रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा? याद रखिएगा, राम पत्र लिखता है, राम अपना कार्य कर रहा है। मैं बालक को जगाता हूँ, मैं भी अपने कार्य कर रहा हूँ। मदन गोपाल को हंसा रहा है, ये मदन भी काम कर रहा है, लेकिन गेहूँ पिस रहा है। यानी इसमें अकर्मक क्रिया है, इसमें किसी के द्वारा की हुई क्रिया नहीं है। गेहूँ अपने आप पिस रहा है, उसमें किसी के द्वारा
पीसा नहीं जा रहा है, तो इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें से कौन सा शब्द समूह वाचक संज्ञा है, कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा है। इसमें से है, आप लोग याद रखिएगा, सभा, मिठास, सोना, दौड़ना। नोट करिएगा, सभा, मिठास, सोना, दौड़ना। समूह का मतलब होता है कोई, जैसे सभा, मिठास, सोना, दौड़ना। देखिए, समूह का मतलब होता है एक सभा अगर लगाई गई है तो उसमें सभी लोग सामूहिक आते हैं। मिठास, सोना, दौड़ना कोई सामूहिक नहीं है, इसलिए सभा इसका समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। राम के धनुष भंग करते ही, क्या है इसमें, राम के धनुष भंग करते ही पहला है, दूसरा है दूसरे राजाओं के, सी तीसरा है वृक्ष पर सांप लौटने लगे, डी में है इनमें से कोई त्रुटि नहीं है। तो आप लोग याद रखिएगा, वृक्ष पर सांप लौटने लगे, वृक्ष पर सांप लौटने लगे, ये इसका राइट हो जाएगा, यानी सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें से किस शब्द में, हालांकि इसमें से किस शब्द में, इसमें देखिए हलंत होगा, क्या होगा, हलंत, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस हो गया, हलंत संबंधी अशुद्धियाँ नहीं है। तो पहला है भविष्यति, दूसरा है श्रीमान, सी में है सच्चित और डी में है बुद्धिमान। याद रखिएगा, इसका केवल बुद्धिमान ही सही होगा, क्योंकि और सब में, श्रीमान में भी हलंत लगता है, भविष्यत में हलंत नहीं लगता, सच्चित में भी हलंत लगता है, हलंत का मतलब ऐसे ऐसे चिन्ह लगता है, और बुद्धिमान में तो लगता ही लगता है, भविष्यत में हलंत नहीं लगता, इसलिए इसका डी राइट है, क्योंकि इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। चलिए, अब आप लोग देखेंगे, मैं आपको इसके पहले वीडियो में भी मैं आपको एक सवाल दिया था। आज का आपसे एक सवाल है, इसको आप लोग पॉइंट आउट करिएगा। आज आपसे एक सवाल है कि इसमें चिरायु शब्द में उपसर्ग है, क्या है, चिरायु शब्द में उपसर्ग है, ठीक है, छोटा यू है, आयु है, ची है और चिर है। इसका आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, और प्लीज़ पिछले वाले वीडियो का जो आंसर था उसका था राजभाषा, उसका क्या था, उसका था राजभाषा, ठीक है, उसका आंसर था राजभाषा। कई लोगों ने दिया है, बहुत अच्छा है, कई लोगों ने गलत भी दिया है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, राजभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं होगा, राजभाषा ही होगा। चलिए, अब आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं इसके बाद भी आपकी परीक्षा उपयोगी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के लेक्चर आते रहेंगे। एक छोटा सा काम आप लोग करिएगा, अगर ये अच्छा लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने यार मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे सभी का बेनिफिट हो जाए, ठीक है। और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।